जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस करंट अफेयर्स के क्लास में। तो आज के सेशन आज है 5 जुलाई 2025 और फिर से आज हम कवर करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिसका सीधा संबंध जो है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं से है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज हम लोग किन किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहली बात है कि भारतीय नौसेना को मिला उदयगिरी स्टेल्थ फ्रिगेट। 2 जुलाई को मनाया गया विश्व खेल पत्रकार दिवस। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया। बेंगलुरु में खुली भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया रेल वन ऐप। इंदौर बना भारत का पहला शहर जहां शुरू हुई डिजिटल हाउस एड्रेस योजना। जियो ने दुनिया में सबसे ज़्यादा 5G FWA ग्राहक बनाए। पहली वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग होगी दुबई में। अमेरिका ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। और 10वीं खबर हम लोग चर्चा करेंगे, तमिलनाडु में NH87 4 लेन परियोजना को मिली मंजूरी। तो सबसे पहले देखते हैं आज का पहला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। और इसका आंसर भी जानेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना है कि हाल ही में प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट के अंतर्गत निर्मित दूसरा युद्धपोत उदयगिरी जो है किस बल को सौंपा गया है। तो आपको इसको याद रखना है कि भारतीय नौसेना को जो है प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट के अंतर्गत जो है निर्मित दूसरा युद्धपोत जिसका नाम है उदयगिरी ये सौंपा गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए उदयगिरी क्या है। तो उदयगिरी जो है प्रोजेक्ट 17A के तहत बना दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट है। इसे 1 जुलाई 2025 को जो है भारतीय नौसेना को सौंपा गया। प्रोजेक्ट 17A शिवालिक क्लास का अगला वर्जन है। ये युद्धपोत जो है ब्लू वाटर ऑपरेशन के लिए डिजाइन किए गए हैं, यानी कि समुद्र में दूर तक ऑपरेशन करने में ये सक्षम होंगे। इसमें आधुनिक स्टील्थ फीचर्स है, मिसाइल गन और स्वदेशी तकनीक का जो है इस्तेमाल हुआ है। पहला युद्धपोत जो है नीलगिरी तथा दूसरा उदयगिरी, कुल 7 फ्रिगेट्स बन रहे हैं। प्रोजेक्ट 17A के जहाज़ पुराने प्रोजेक्ट 17 से ज़्यादा एडवांस्ड और स्टील्थी है। तो इसको आपको जो है याद रखना है। बात किया जाए अगर अगले क्वेश्चन की, तो आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। हाल ही में किस तारीख को विश्व खेल पत्रकार दिवस जो है मनाया गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है 2 जुलाई को। कब मनाया गया है? 2 जुलाई को जो है विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। आइए थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। देखिए विश्व खेल पत्रकार दिवस जो है हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? खेल पत्रकारों के योगदान को जो है सम्मानित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। सबसे पहले 1994 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की 17वीं वर्षगांठ पर जो है इसकी शुरुआत हुई। 2025 में AIPS की 101वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसका थीम क्या है 2025 का? तो चैंपियनिंग फेयर प्ले रिपोर्टिंग विद इंटीग्रिटी एंड इम्पैक्ट जो है इसका थीम रहा है 2025 का। यह दिवस नेशनल प्रेस डे से अलग है, यह सिर्फ खेल पत्रकारों के लिए है। रिपोर्ट इसका कौन जारी करता है? तो एप्स यानी कि एसोसिएशन इंटरनेशनल डी ला प्रेस स्पोर्टिव जो है इसका रिपोर्ट जारी करता है। तो इसको आपको याद रखना है। बात किया जाए आज के अगले क्वेश्चन की, तो आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर बदलने का निर्णय लिया है। हाल ही में कर्नाटक सरकार जो है तो कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर बदलने का निर्णय लिया है। तो आपको इसको याद रखना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर जो है बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम जो है बदलने का निर्णय लिया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। देखिए कर्नाटक सरकार जो है बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम जो है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर बदलने का निर्णय लिया है। यह फैसला जो है 2 जुलाई 2025 को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के शहरी विकास, शिक्षा और आर्थिक सुधारों में योगदान को सम्मानित करना इसका उद्देश्य है। यह भारत की पहली यूनिवर्सिटी होगी जिसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बेंगलुरु मेट्रो, कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट
और इलेक्ट्रॉनिक सिटी हाईवे जैसी परियोजनाओं की नींव रखी थी। यूनिवर्सिटी का नाम पहले बेंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी था, 2020 में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी हुआ और अब डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी होगा। राज्य में पहले से जो है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, अब एक और यूनिवर्सिटी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर जो है हो जाएगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि स्लाइस ने किस शहर में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा लॉन्च किया है। स्लाइस ने किस शहर में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा जो है लॉन्च किया है, तो आपको इसको याद रखना है बेंगलुरु में। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में, ठीक है। देखिए स्लाइस जो है इसने भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा जो है बेंगलुरु के कुरमंगला क्षेत्र में लॉन्च किया है। यह शाखा पूरी तरह डिजिटल है, यूपीआई के जरिए कैश जमा और निकासी की सुविधा जो है ये देती है। स्लाइस ने इसी के साथ यूपीआई इंटीग्रेटेड क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया है। ब्रांच में डिजिटल कियोस्क, सेल्फ सर्विस और रोबोटिक गाइड जैसी सुविधाएं जो है उपलब्ध है। स्लाइस जो है इसने बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खुद विकसित किया, किसी तीसरे बैंक पर जो है ये निर्भर नहीं है। पारंपरिक ब्रांच में डेबिट क्रेडिट कार्ड जो है ज़रूरी होते हैं, यहाँ सिर्फ यूपीआई से सभी सेवाएं मिल जाती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बात किया जाए अगले क्वेश्चन की, तो आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी जो हैं इन्होंने सभी यात्री सेवाओं के लिए जो है वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कौन सा ऐप लॉन्च किया है। आपको बताना है कि हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी यात्री सेवाओं के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो आपको इसको याद रखना है रेल वन ऐप। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो रेल वन ऐप जो है इन्होंने लॉन्च किया है। आइए जानते हैं रेल वन ऐप के बारे में। तो देखिए यह ऐप जो है 2 जुलाई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया। यह सभी रेलवे यात्री सेवाओं के लिए जो है एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। टिकट बुकिंग, रिजर्व अनरिजर्व प्लेटफॉर्म, पीएनआर, लाइव ट्रेन स्टेटस, फूड ऑर्डरिंग सब एक ही ऐप में आपको जो है मिल जाएगा। ऐप जो है CRIS दैट मीन्स की सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा विकसित किया गया है। अब IRCTC, रेल कनेक्ट, UTS, रेल मदद जैसे अलग अलग ऐप्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, सिंगल साइन ऑन और डिजिटल वॉलेट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुराने ऐप्स में सीमित सेवाएं थी, लेकिन रेल वन में जो है सभी प्रमुख रेलवे सेवाएं जो है एक जगह मिलती है, तो इसको आपको याद रखना है। बात किया जाए अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस नगर निगम भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की है। हाल ही में किस नगर निगम ने भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना जो है शुरू किया है, तो इसको आपको याद रखना है इंदौर नगर निगम। किस नगर निगम ने? इंदौर नगर निगम ने जो है भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की है। तो आइए जानते हैं कि डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना क्या है। तो देखिए इंदौर नगर निगम जो है इसने भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना जो है शुरू की है। हर घर को यूनिक डिजिटल एड्रेस कोड यानी कि QR कोड मिलेगा, जिसे स्कैन करते ही लोकेशन, टैक्स और सेवाओं की जानकारी मिल जाएगी। यह सिस्टम जो है केंद्र सरकार के DigiPin प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, जिसे इंडिया पोस्ट, इसरो और NRSC ने मिलकर विकसित किया है। इसकी शुरुआत 29 जून 2025 को वार्ड 82 सुदामा नगर से हुई। डिजिटल एड्रेस से 20+ ई-गवर्नेंस सेवाएं जैसे कि जल संपत्ति कर, शिकायत प्रमाण पत्र आदि जो है एक क्लिक पर मिल जाएगा। भारत में यह पहली बार हुआ, पहले सिर्फ पारंपरिक पते और पिन कोड थे, अब डिजिटल और GPS आधारित सिस्टम जो है लागू हुआ है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हालिया आंकड़ों के अनुसार रिलायंस जियो का कुल 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस जो है ग्राहक का आधार कितना मिलियन तक पहुंच गया है। हालिया आंकड़ों के अनुसार जो है रिलायंस जियो का कुल 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस ग्राहक आधार कितना मिलियन तक पहुंच गया है, तो आपको इसको याद रखना है 6.88 मिलियन। तो 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस के बारे में आइए जानते हैं। देखिए रिलायंस जियो जो है इसका 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस यानी कि FWA ग्राहक आधार मई 2025 में जो है 6.88 मिलियन तक पहुंच गया है।
जियो ने अमेरिका की टी मोबाइल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे ज़्यादा FWA ग्राहक हासिल किए हैं। FWA सर्विस में घरों दफ्तरों को बिना फाइबर के हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है। ICICI सिक्योरिटीज़ और ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार जो है जियो का शेयर मार्केट FWA सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। अप्रैल 2025 में यह संख्या जो है 7.5 मिलियन थी, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा ग्राहकों को FTTX की श्रेणी में जो है शिफ्ट करने से मामूली गिरावट आई। एयरटेल और अन्य कंपनियां जो है इससे काफ़ी पीछे हैं, तो जियो का दबदबा जो है बरकरार है, इसको आपको ध्यान रखना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पहली विश्व सुपर कबड्डी लीग कहाँ आयोजित किया जाएगा। निम्नलिखित में से पहली विश्व सुपर कबड्डी लीग जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा, इसको आपको याद रखना है। दुबई में। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? दुबई में आयोजित किया जाएगा। देखिए, पहली विश्व सुपर कबड्डी लीग जो है दुबई में आयोजित की जाएगी। यह लीग कबड्डी के वैश्विक विस्तार और प्रोफेशनलाइजेशन का बड़ा कदम है। लीग में शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और टीमें भाग लेंगी। इससे पहले कबड्डी विश्व कप 2025 जो है इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में हुआ था, जो एशिया के बाहर पहली बार था। विश्व कबड्डी महासंघ और संबंधित लीग्स आयोजन के लिए जिम्मेदार है। विश्व सुपर कबड्डी लीग प्रो जो है कबड्डी लीग से अलग अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है केंद्रित है, तो इसको आपको याद रखना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस तारीख को जो है प्रतिवर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो आपको इसको याद रखना है 4 जुलाई को। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है स्वतंत्रता दिवस हर साल 4 जुलाई को मनाता है। यह दिन जो है 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र के हस्ताक्षर की याद में है। स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में आतिशबाजी, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इसे 4th of जुलाई के नाम से भी जो है जाना जाता है। यह राष्ट्रीय अवकाश होता है और अमेरिकी नागरिकों के लिए जो है गर्व का दिन है। भारत का स्वतंत्रता दिवस तो पता ही है 15 अगस्त को होता है, जबकि अमेरिका का 4 जुलाई को। तो इन सभी बातों को जो है आपको ध्यान रखना है और जो भी क्वेश्चन है उसको याद रखना है। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में NH87 4 लेन परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत को जो है मंजूरी दिया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में NH87 4 लेन परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी दी है, तो इसको आपको याद रखना है 1853 करोड़ रुपए। कितना? 1853 करोड़ रुपए की जो है मंजूरी मिली है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है तमिलनाडु के NH87 के परमकुडी रामनाथपुरम खंड के लिए जो है 1853 करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी दिया है। परियोजना की लंबाई जो है 46.7 किलोमीटर है और इसे हाइब्रिड एन्यूटी मोड यानी कि HAM पर विकसित किया जाएगा। इसे मदुरई, रामेश्वरम, धनुषकोडी जैसे शहरों की कनेक्टिविटी जो है बेहतर होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसकी घोषणा किसने की? तो इसकी घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव ने किया इसकी घोषणा। पहले यह खंड 2 लेन था, अब 4 लेन में अपग्रेड किया जा रहा है। इस परियोजना से क्षेत्रीय आर्थिक विकास, सुरक्षा और यातायात में जो है सुधार होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे और सारे न्यूज़ को आपने बहुत बढ़िया से कवर किया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के माध्यम से मैं अगला कंटेंट लेकर के मिलूँगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और उपयोगी लगे तो इसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।